चलो आज हम लोग देखेंगे उच्च न्यायालय। शुरू कर दिए। चलो हम लोग देखेंगे उच्च न्यायालय, है ना। हाँ पहले पढ़ ले। उच्च न्यायालय है। अधिकार पृष्ठ नहीं पढ़ा है, छूट गया था। अच्छा भूल गए होंगे, है ना। अच्छा गाड़ी चोरी हो गया था, जे भूल गए थे। हाँ बात बात खैर सही है। चलो हम लोग देख लेते हैं अधिकार। हाँ हाँ अच्छा चलिए हम लोग फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। स्टार्टिंग किए थे हम लोग 5 प्रकार के रीट होते हैं। एक रीट को बोला जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, है ना। उसमें हम लोग देखे थे बंदी प्रत्यक्षीकरण में कि हाँ कि अब बंदी बनाए गए अपराधी को न्यायालय आदेश देती है कि 24 घंटे के भीतर, है ना, उसको न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना है। बात समझे। पहले क्या था, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें क्या था, हाँ कि 24 घंटे के अंदर किसी भी बंदी को, किसी भी पकड़े गए व्यक्ति को, है ना, न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना है। बात समझ में आ गई। दूसरा था परम आदेश, जिसको बोलते हैं परमादेश। परमादेश में क्या बताए थे, परमादेश में क्या बताए थे। हाँ जब कोई सरकारी कर्मचारी अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है या फिर अपना काम सही ढंग से नहीं करता है, बात समझे, तो उसके खिलाफ रीट जारी हो सकते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई किए जा सकते हैं। बात समझे। ये हुआ परमा आदेश। तीसरा है अधिकार पृच्छ। अधिकार पृच्छ, अच्छा अधिकार पृच्छ में क्या बताए थे, अधिकार पृच्छ में क्या बताए थे। यदि कोई सरकारी कर्मचारी, है ना, ऐसा कार्य करता है जो उसके कार्य क्षेत्र में नहीं है ना, उसको, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। जैसे बोलता है ना कि हम तुम्हारा कमा करवा देंगे, लेकिन उस डिपार्टमेंट में वो नहीं है। बस समझ गए, उसको बोलेंगे अधिकार पृच्छ। अच्छा अगला है प्रतिषेध। अगला जो है उसको बोलते हैं प्रतिषेध। प्रतिषेध के बारे में बताओ। हाँ अच्छा बताए नहीं थे अच्छा बताओ थोड़ा बहुत है तो। इसमें 2 चीज होता है। हाँ होता है सबसे पहले मतलब ऊपरी न्यायालय है ना, निचले न्यायालय से कहता है ना कि यदि तुम्हारे पास मतलब कोई केस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए कहता है। हाँ दूसरा चीज कहता है यदि आपके पास केसों की अधिकता ज्यादा है, हाँ और वैसे केस हमारे अधिकार क्षेत्र में आते हैं तो हमें ट्रांसफर कर दीजिए। अच्छा हाँ चलिए बढ़िया बात है। तो सुप्रीम कोर्ट का तो पूरा भारत है ना, उसका अधिकार क्षेत्र में पूरा भारत का क्षेत्र आ जाएगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एक का बोलता है अपने निचली अदालतों जैसे हाई कोर्ट या फिर सिविल कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, है ना, ऐसे कोर्ट को बोलता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स, जैसे मान लो कि तुम हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में गए, तो उसका पूरा डॉक्यूमेंट जो है पूरा, है ना, पूरा जो गवाह है जो भी है वो पूरा का पूरा कौन सौंपेगा, हाई कोर्ट सौंपेगा, किसको, सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगा। बात समझे, डॉक्यूमेंट से पूरा सौंपे करेगा। दूसरा इसमें ये भी कहता है कि जैसे मान ले कि कोर्ट का केस आप पे ज्यादा है, ज्यादा कहने का मतलब कि मान लो कि हाई, हाँ जैसे आप एक कोर्ट है पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल के 2 जगह संभालती है, मुंबई लगभग 3 जगह संभालती है ना। फिर कुछ ही बोलता है, फिर एक है चंडीगढ़ 2 जगह संभालती है। तो मान लो कि वहां पर केसेस ज्यादा होने की संभावना होती है, ज्यादातर संभालती है। तो बात समझे, तो ऐसे केसेस में क्या बोलती है सुप्रीम कोर्ट कि उस केस को, मतलब ज्यादा केस हो गया है तो आप हमारे यहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं। बात समझे, हाँ खाली समय में हम वो भी केस देख लिया करेंगे। बात समझे, उसको बोलते हैं कोची प्रतिषेध। 4 तरह के रीट हो गए,
पचमा है उत्प्रेषण। पचमा क्या है? उत्प्रेषण। उत्प्रेषण क्या होता है भाई? इसमें अगर कोई व्यक्ति यदि कोई पब्लिक पोस्ट धारण कर ले जिसको योग्य ना हो, हैं? इसमें होता है कि यदि कोई व्यक्ति है कोई पब्लिक पोस्ट धारण कर लिया, कोई सरकारी नौकरी, यदि वो उसके लायक नहीं हो, जैसे डीएम बन गया तो डीएम के लायक ना हो, मतलब पैसों से देके वो डीएम बना हो, तो वैसे क्षेत्र में ना सुप्रीम कोर्ट है ना उसके लिए ये लीक जारी करता है, आप हट जाइए वहाँ से। क्या? नहीं समझे? नहीं सुने, फिर से समझा फिर से बढ़िया से। यदि कोई व्यक्ति है सर, हाँ कोई पब्लिक पोस्ट धारण कर लिया, जैसे डीएम का पोस्ट धारण कर लिया, हाँ। ठीक है, धारण कर लिया, उसके वो योग्य ना हो, मतलब योग्य ना हो का मतलब जैसे पैसे उसे दे घूस देके नहीं कोई बन जाता सरकारी अधिकारी, हाँ तो वैसे बन गया, तो उस केस में है ना तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है ना उसके लिए रीट जारी करता है कि आप अपने पद को त्याग दें, हट जाए अच्छा। वहाँ से। अच्छा, ये किसके संदर्भ में है? अधिकारियों के संदर्भ में या फिर कोई निचली अदालत के संदर्भ में? नहीं कोई मतलब सरकारी को धारण कर लेता है, कहीं कोई सा हाई कोर्ट में होता है। हाँ चलिए, ये भी है। एक और बता देते हैं आपको। अभी बोले ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ एक और है, जैसे मान लीजिए कि कोई निचली अदालत है और उसके मुताबिक गवाह सबूत जो भी है वो नहीं आया है, लेकिन फिर भी उसके विपक्ष में फैसला सुनाया गया है। बात समझे? मतलब पूरे डॉक्यूमेंट को दरकिनार करके कोई जज फैसला सुनाता है। बात समझ में आई? हाँ, जैसे मान लो कि सिविल कोर्ट में तुम केस लड़ने गए और सब कुछ तुम्हारे तरफ है, फेवर सब कुछ तुम्हारे तरफ है, लेकिन फैसला तुम्हारे तरफ नहीं किया गया है। ऐसे बोलते हैं कि जजों को बिक जाना, बोलते हैं ना, जज क्या होते हैं? बिक जाते हैं। हाँ, तो इसे तो बोलते हैं जजों को बिक जाना, कि पैसा ले लिया और फैसला उसके तरफ सुना दिया। उसके तरफ एक ही डॉक्यूमेंट है, हमने 10 डॉक्यूमेंट दे रखे हैं। बात समझे? तो ऐसे में फिर आप ऊपर जाइएगा, ऊपर के कोर्ट में, जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाइएगा, तो वहाँ फिर निचली अदालत को बुला जाएगा कि आपने इनके फेवर ऐसे फैसला आपने कैसे दिया, तो उसके खिलाफ, उस जज के खिलाफ फिर वो रीट जारी कर सकता है। बाकी एक तुम बोले वो भी ठीक है। ऐसा भी होता है, हाँ ऐसा भी होता है। उसके योग्य नहीं हो तो फिर वो योग्य नहीं है फिर भी योग्य नहीं हो, वो काम करने को योग्य, मतलब पैसे से देके मतलब डीएम बन गया हो, हम समझ रहे हैं। अब हाँ ना, घूस दे के नौकरी लिया, सीधा सीधा बोलिए घूस दे के नौकरी लिया, घूस देके वही हाँ, बात खत्म हो गई। सीधा सीधा बोलिए ना, सीधा सीधा बोलिए सर घूस दे के नौकरी लिया हो। हाँ, सही बात है, लेकिन उसके बारे में जानकारी नहीं है। जैसे बहुत सारे टीचर है ना, हाँ, बोलते हैं, तो उसको हटाएगा कोर्ट में से, तो वहां से क्या होगा, उसको कोर्ट में जाएगा, कोर्ट से क्या होगा कि वहां से वो हटेगा। है? हाँ कंप्लेन, देखो वो तो चेकिंग में तो एबे करेगा फिर। अब चेकिंग होगा तो वहां पर तो कुछ ना कुछ देखते हो। आजकल तो क्या होगा कि सोशल मीडिया बहुत सारे फैले हुए हैं, और सोशल मीडिया के जरिए तो बहुत सारा पता चल जाता है। पूछ लेता है कि आप कौन सा थी से, है ना, तो कंपटीशन पड़ता है। सब उसने बोला फिर भर्ती कर लेता है, फिर लगता है कि भाई साहब गलती भर्ती हो गया है। बात समझे? है ना? ऐसे वीडियो बहुत सारे देखे होगे तुम लोग। तो ये सब कहानी में क्या होता है कि आपका जैसे नौकरी ले लिया तो उसको कौन कौन सा अति हो सका, तो उसके लिए शायद 6 वर्ष का जेल है ना, प्लस जितना जो वेतन उठाए हो सब वापस करना पड़ेगा। अभी एक केस आया था यहाँ पश्चिम बंगाल में, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, कैसे उसके बारे में पता है? नहीं रेप का नहीं बता रहे हैं, हम बता रहे हैं कि वहाँ पर 2016 में क्या हुआ था कि एक वैकेंसी आई थी टीचर की। बात समझे? और बहुत सारी वैकेंसियों में मतलब गलत डॉक्यूमेंट दे करके बहुत सारे लोग चले गए थे। और 2024 में सेम ममता बनर्जी की सरकार थी, वर्तमान में सेम ममता बनर्जी सरकार है। और वो ममता बनर्जी की सरकार क्या कर रही है, और एक केस और है उसका, एक केस तो 16 का है, एक केस और है, 4 का भी केस है ना। तो अब उन लोग अब अलग आंदोलन छेड़ रहे हैं कि 4 में भी तो हम लोग भर्ती हुए थे। तो भाई साहब अब याद आया आपको, 24 में याद आया है कि हम लोग डॉक्यूमेंट गलत था। बात समझे? बहुत सारा तो मर भी गया होगा, है, बहुत सारा तो रिटायर भी हो गया होगा। बात समझे? जैसे मान लो कोई 45 वर्ष है ना रे, तो 60 में तो रिटायर होना है, तो 15 वर्ष नौकरी करके रिटायर भी हो गया होगा, है ना। अब ममता बनर्जी सरकार क्या कर रही है, तो वैसे लोगों को चिन्हित कर रही है, चिन्हित कर करके, और वैसे लोग जानते हो कितना निकले हैं, विश्वास नहीं करोगे, 75% वैसे लोग निकले हैं। पश्चिम बंगाल की कहानी है, और 75% निकले हैं, और उसको चिन्हित कर करके क्या कर रहा है कि नौकरी को खत्म किया जा रहा है। और नौकरी खत्म होने के बाद होता क्या है, तो उसको पूरा का पूरा पेमेंट वापस करना पड़ता है। फिर जो ट्रेनिंग पर आपका खर्च किया गया था वो पैसा भी वापस लेगा जुर्माने के तौर पे। जैसे ट्रेनिंग में जाते हो ना, तो
एक पर एक खाना फलान दुकान जो भी है, मतलब पैसा ले रहा हूँ सर, पूरा पेमेंट पूरा पेमेंट लेगा आपका, बाद में ट्रेनिंग में बचे। पूरा पेमेंट तो वापस करवाएगा ही करवाएगा। जैसे मान लो कि आप 5 साल नौकरी किए तो 60 महीना का वेतन वापस ले लेगा वो, बात समझे। उसके बाद आपका जो ट्रेनिंग में पैसा खर्च किया है वो, जैसे ट्रेनिंग पर जानते हो पर डे का खर्चा लगभग 1000 रुपया 2000 रुपया होता है एक कैंडिडेट पे, है ना। कहीं कहीं जो तो मतलब अच्छा अच्छा ठेकेदार जो होता है 4000 5000 ऐसे भी होता है, हैं? खाना पे आपके मतलब कि बहुत सारी सुविधाओं पे तो सब एक खर्च होता है। तो वैसे कंडीशन में जो पैसे होते हैं वो भी वापस ले लेगा आपका लेस, वो फर्जी डॉक्यूमेंट में आपको जेल भेज सकता है। क्लियर हो गए? बिहार में पैसे हैं? यहाँ बिहार में पैसे सर, बहुत सारे हैं बिहार में। मैंने बिहार में पैसे पकड़ाया तो उसको पेमेंट वापस करना पड़ेगा। हाँ, सब जगह का नियम है ये पेमेंट वापस करने का, ऐसा थोड़ी है कि नया थोड़ी है नियम, सब जगह का नियम है। यहाँ भी बहुत सारा चिन्हित होगा। देखो नौकरी जब जाते हो ना, तो जब तक तुम्हारा एक पे बुक बन के आता है वो 3 साल में आता है, तो 3 साल तक तुम दुक्की लगा रहेगा। अगर फर्जी से नौकरी गए हो तो उसको दिमाग में लगा रहेगा 3 साल के अंदर वो निकाल सकता है आपको। 3 साल का अंदर? हाँ, 3 साल के अंदर में वो आपको निकालने की अनुमति होती है उसको। चेक भी करने का, रीचेक फलान चेक ढकान चेक जो भी चेक करना हो 3 साल के अंदर में कर देगा। उसके बाद लगभग जब आपका पे बुक बन के आ जाएगा, बस पे बुक बन के आता है, पे स्लिप आता है बन करके, कार्ड रहता है वो, नौकरी वोकरी में जाता है ना सब 3 साल सैलरी नहीं देता है मतलब? देता है सैलरी, सैलरी देगा आपको। रोक के रखता है सैलरी? नहीं नहीं, 3 साल की सैलरी तो आपको देवे करेगा। ट्रेनिंग में आपका हाफ पेमेंट होता है। जो मैं पुण्य को कर्मचारी उनको शुरू में सैलरी रोक के रखा है कम से कम 1 साल है, उसके बाद से ले लेता है टोटल मिला के जोड़ के। हाँ, तो वो चेकिंग में गए होंगे, हाँ, वो मेरे को नहीं पता। नहीं चेकिंग में गए होंगे। जैसे होता है ना क्या कि जैसे आपको चेकिंग करता है ना तो उसमें सैलरी आपको रोक लेता है, उसको लगता है कि ये कहीं ना कहीं से फर्जी भर के हो गया है। हाँ, तो दे देगा बाद में, ऐसा थोड़ी है, बाद में दे देगा, लेकिन जब तक वो आप चेकिंग में हैं तब तक आपको सैलरी नहीं देगा। काम करना पड़ेगा आपको, काम से हटे तो और निकाल देगा आपको, बस मैं ये। हाँ है, अरे घूस तो चलते रहता है। तो समझ में आ गया ये। निचली अदालत क्या करेगा, निचली अदालत को अपने अधिकार का उल्लंघन करने के जुर्म में उस पर रीट दायर करेगा, बात समझे, उसको आदेश देगा। क्लियर हो गए? चलिए अब हाई कोर्ट के बारे में आते हैं। हाँ एक मतलब आर्टिकल वर्क करो समझा। हाँ बताओ, आर्टिकल कौन सा छूट गया था भाई? 130। मैं लिख लगा रखा हूं। हाँ जल्दी बताओ। हाँ ये वाला है 142 142। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के साथ ही अन्वेषण आदि संबंधित कर सकती है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के साथ ही अन्वेषण आदि संबंधित प्रवर्तन। देखो सुप्रीम कोर्ट मान लो कि कोई आदेश देता है ना, किसी को, मतलब रीट जारी करता है किसी के खिलाफ, बात समझे, तो बाद में उसके प्रवर्तन करने के लिए आग्रह करने की पावर किसको है, या फिर हम किससे जाएंगे कि उसका मतलब आदेश को परिवर्तन करा सके, कहां पर जा सकते हैं? तो इस प्रवर्तन करने का जो पावर है ये हम जाएंगे कहां? राष्ट्रपति के पास, बात समझे। मतलब इसके अधिकार को, रीट मतलब आदेश, इसके आदेश को परिवर्तन करने का पावर किसके पास होगा? राष्ट्रपति के पास। मान लो कि हमको कोई आदेश दे दिया है कि मतलब ये करना है तो करना है, लेकिन वो गलत है। जैसे वर्तमान में एक चीज चल रही है, आप लोग मालूम चल रहा होगा, अरावली का जंगल के बारे में कहानी पढ़ रहे होगे आप लोग, हैं? आप लोग पढ़ रहे हो ना कहानी? हाँ, अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि जो अरावली के जंगल हैं ये काटे जाएंगे। क्यों काटे जाएंगे? तो इसने बोला है कि अरावली का जो पहाड़ियां हैं, अरावली में लगभग है ना बहुत पुरानी है, और अरावली में लगभग जो है, और अरावली में जो लगभग पहाड़ियां हैं वो लगभग 13,000 से अधिक पहाड़ियां हैं। जैसे अरावली के अंदर जो पहाड़ियां हैं छोटी छोटी बेटा, वो 13,000 से अधिक पहाड़ियां हैं। अब हुआ यूं है अरावली वाला अथी में कि वो बोल रहा है कि जो पहाड़ी 100 मीटर से नीचे है उसको हम अरावली नहीं मानेंगे, बात समझे। और अरावली में जो है बता रहे हैं कि 13,000 में 12,000 पहाड़ियां ऐसी हैं जो 100 मीटर के नीचे ही है। लगभग 95% समथिंग बोला जाएगा, ANI का एक रिपोर्ट है 95% है ना, बचेगा तो कुछ नहीं। अब देखो, अब सुप्रीम कोर्ट, अब इसमें भी एक है ना लोचा है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हम मानेंगे धरातल से उसको नापेंगे। अमूमन जो हमारी जो भी भूमि की नापाई होती है वो होती है समुद्र तल से। किसे? समुद्र तल से। क्यों? क्योंकि समुद्र तल हमेशा पूरे विश्व में एक जैसा है, लेयर एक ही है उसका, लेयर अलग अलग
नहीं है। पानी को 4 बीकर में रखो, चारों बीकर को कनेक्ट कर दो, सारा का लेयर एक ही मिलेगा तुमको, मिलेगा ना, कनेक्ट रहेगा तो मिलेगा नहीं मिलेगा। तो पूरे विश्व में समुद्र एक ही जैसा है। तो उसने नहीं बोला कि समुद्र के तल से ना मापेंगे, उसने बोला है स्थल के तल से मापेंगे, और स्थल के तल से मापेंगे, जहां पर स्थल वहीं पर सेम टू सेम है उसी का स्थल से मापेंगे, उसे तो पूरा जंगल कट जाएगा। अब देखो, अभी तो आदेश तो दे दी है सुप्रीम कोर्ट, अब इसको पलटने की जिम्मेवारी कहाँ है। तो अब यह होगा कि ये जाएगा डॉक्यूमेंट्स एक संसद में, ठीक है, संसद फिर जाएगा, संसद मतलब दो, एक लोकसभा एक राज्यसभा, उसके बाद फिर जाएगा राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति अगर आदेश को मतलब रखती है कि यही आदेश रहेगा तो वो आदेश रहेगा। अगर राष्ट्रपति इस आदेश को पलट देती है, बात समझे, तो फिर वो आदेश खत्म कर दिया जाएगा। अब राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि वो आदेश का है ना पलटती है कि वही रखती है, क्योंकि अंदर खनिज तत्व है बेटा। खनिज निकालने के लिए, रोरी बजरी निकालने के लिए सीमेंट में क्या लगता है, पत्थर लगते हैं, उसके लिए, बात समझे। मतलब पत्थर टूटेगा तो रोरी बजरी निकलेगा ना, उसका काम होता है सीमेंट बनाना। जैसे सीमेंट तुम्हारे बनता है ना, तो देखते हो बहुत सारे पत्थर आते हैं, वो पत्थर को चूर करके फिर बनता है सीमेंट, चुना पत्थर को, क्लियर। तो यही कहता है, पूरा नहीं खत्म किया है, 46% खत्म कर दिया है। राष्ट्रपति है, राज्य का राज्यपाल, इसके विरुद्ध रिट जारी नहीं कर सकता है कोर्ट। सोचिए, तो उसके विरुद्ध नहीं करेगा, नहीं हो ही नहीं सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति का मेन पावर, मेन आदमी है राज्यपाल, बताते हैं। और राष्ट्रपति तो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है भाई, तो रिट जारी कहां से करेगा, कहानी खत्म हो गया। और उसी का आदमी है कौन, राज्यपाल। पीएम होगा, पीएम के विरुद्ध कर सकते हैं। हाँ, पीएम के विरुद्ध कर सकता है, क्योंकि पीएम सुप्रीम कोर्ट से नीचे है, वो कार्यकारी है। सबसे पहला व्यक्ति है राष्ट्रपति भारत का, और राष्ट्रपति का आदमी कौन कौन होता है, एक तो राज्यपाल हुआ, और तुम्हारा डीएम जो है ना वो राष्ट्रपति का आदमी होता है। इसके खिलाफ कोई पावर नहीं ले सकता। ऐसा नहीं कि राज्य के मुख्यमंत्री इसको सिर्फ ट्रांसफर करेगा, बात अलग है, हैं? हाँ, मुख्यमंत्री भी, प्रधानमंत्री भी हाथ जोड़ते हैं, हाँ, तो वे राष्ट्रपति का व्यक्ति है ये। हाँ, इसको ट्रांसफर कर सकता है, इसको निकाल नहीं सकता है, इसको कोई नहीं, निलंबित करने का पावर है ही नहीं राज्य के पास। हाँ, इसको ये करवा सकता है, वो करवा सकता है, करेगा भी नहीं, करवाएगा, यहाँ से एक लेटर भेजेगा कि नहीं काम कर रहा है, तब उसका ट्रांसफर अगले जगह वहां से होगा, सेंट्रल से होकर आएगा वो ट्रांसफर, लेटर उसका सेंट्रल से आएगा, बात समझे। प्रेसिडेंट ऑफिस उसका ट्रांसफर होगा, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट पीएम ऑफिस है, सेंट्रल ऑफिस है, प्रेसिडेंट ऑफिस उसका ट्रांसफर लेटर आता है। मोदी था ना, राजस्थान के डीएम था, हाँ, उसके सामने चश्मा पहन लगा है, क्या था उसको सस्पेंड कर दिया प्रधानमंत्री मोदी, सस्पेंड कर दिया, नहीं रे, सस्पेंड कैसे कर देगा, क्या बात कर रहा है, ये कोई मतलब नहीं होता है। नहीं नहीं, वो नहीं होता, वो अफवाहें हैं, वो सब सोशल मीडिया पे ज्यादा नहीं ध्यान देगा करो। पीएम मोदी सलाह देंगे मंत्रिमंडल से पूरा ले, अभी तो पढ़ाए थे, मंत्रिमंडल से पूरा है, कुछ बोले नहीं, मंत्रिमंडल से पूरा अथी लेकर के सलाह देंगे, है ना, कि ये आदमी है ना, मान लो कि कोई घूसखोर है, घूस ले लिया है, तो उस कंडीशन में सलाह दिया जाएगा कि इसको हटाया जाए। अब उस पर चेकिंग बैठेगी, जांच बैठेगी, जांच बैठने के बाद उसका निर्णय पूरा आएगा, उसके बाद राष्ट्रपति, ऐसे नहीं कि राष्ट्रपति को बोल दिए सर हटा देना, इसको हटा देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। वो कितना यूपीएससी पास करके, यूपीएससी पास कर रहा हूँ, समझाते हो क्या हालत है जो है, मतलब जितना भी पीछे पीछे जो घूमता है प्रधानमंत्री के पीछे, मुख्यमंत्री के पीछे, सब आईएएस होता है ना भाई साहब, आगे आगे का मंत्री जी काम करते हैं, ये पीछे आईएएस भाई से बोलता है सर यहाँ पर नहीं बैठना है, तुम नहीं बैठेगा, सर यहाँ पे उठ जाना है, यहाँ पे उठेगा वो। तुम क्या लगता है मोदी जी अपने हिसाब से चलते हैं? हाँ, तो विदेश सचिव थे ना एस जयशंकर, एस जयशंकर आईएएस हैं, विदेश सचिव थे, विदेश सचिव थे तो जिसमें सुषमा स्वराज थी ना, उसमें विदेश सचिव हुआ करते थे। अभी जयशंकर विदेश मंत्री हैं, हाँ, पहले विदेश सचिव थे, बात समझे। सचिव मतलब होता है जैसे पीछे रहता है ना, उसको सचिव कहते हैं, पीछे भी बहुत सारा टीमा रहता है ना, उसका सचिव कहते हैं, सचिव का मेन हेड रहे थे पहले विदेश सचिव का। तो बात होता है कि जहां पर प्रधानमंत्री जाते हैं ना, तो एस जयशंकर को साथ लेके जाते हैं, हाँ, हमेशा साथ ले चलते हैं। एस जयशंकर थे विदेश सचिव, रहना चाहिए था उमर उनको किनके साथ,
सुषमा स्वराज के साथ, जो विदेश मंत्री में थी। लेकिन वो हाँ ना, हमेशा पीएम के साथ रहते थे, जब विदेश जाते तो इनको ले चलते थे। लेकिन हाँ, ईओएनओ में क्या क्या बोलना है, कैसे बोलना है, सब ऐसे ऐसे कर बताते थे, बात समझे। तो बाद में फिर बोले कि तुम सचिव वाला कहा, मंत्री में आ जाओ। उनको मंत्री पद मिल गया, सचिव वाला पोस्ट छोड़ दिए, बात समझे। हाँ, तो विदेश सचिव कब बनता है? विदेश सचिव बनता है जब तुम यूपीएससी पास कर जाओगे, उसके बाद तुम लगभग 30 साल 35 साल नौकरी कर लोगे, उसके बाद तुमको मिलेगा विदेश सचिव, कोई भी सचिव का पोस्ट। हाँ, सचिव बनेगा, कोई भी सचिव बनेगा तब जब तुम 30 साल कम से कम नौकरी कर लोगे ना, तब मतलब 20 साल में पास कर गए, 35 साल में पास कर गए, और तुम है ना 30 साल नौकरी के मतलब 55 में तुम बनो जाकर के सचिव वाला पोस्ट में आ जाओगे। जरूरी थोड़ी है वो जरूरी नहीं है, वो तो पार्टी पे डिपेंड करता है। पार्टी देखो उसका चिन्ह पहचान गया ना, समझे, उसकी योग्यता को पहचान गया तो आग्रह करता है। जैसे अब्दुल कलाम थे, तो अब्दुल कलाम को पार्टी में लेने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत सारे कार्यक्रम लगाए थे, लेकिन अब्दुल कलाम नहीं आए थे। हालांकि अब्दुल कलाम प्रोफेसर थे, है ना, प्रोफेसर, तो अब्दुल कलाम को बहुत पार्टी में, लेकिन लास्ट में फिर जब प्रेसिडेंट का पोस्ट आया तो है ना, तो फिर अटल बिहारी वाजपेयी डीयू में प्रोफेसर थे ना, डीयू गए थे। प्रधानमंत्री सोचो डीयू जाता है, और प्रधानमंत्री डीयू जाने के बाद उसमें वो क्लास ले रहे थे, क्लास लेने के बाद वही प्रधानमंत्री जो है ना 2 घंटे इंतजार करता है, क्लास लेने के बाद आते हैं तब उनकी मुलाकात होती है। ये स्वर्णिम युग था एक तरह का, कि 2 मेन व्यक्ति थे उसमें, अटल बिहारी वाजपेयी और अब्दुल कलाम। हाँ, दोनों खतरनाक ही थे, दोनों अविवाहित थे हाँ, वो 2 जनरेशन देखने के लिए आप लोग शायद देखे नहीं होंगे, हम लोगों ने देख लिया, आगे मिले शायद, आगे मिले नहीं मिले, है ना। बच्चों को ऐसा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति फिर नहीं मिलने जा रहा है। परमाणु बम जब बन रहा था ना, तो उसे कहानी बताते हैं आप लोग को। परमाणु जब बन रहा था तो एक सैटेलाइट था अमेरिका का, उसको बोलते हैं नार्को सैटेलाइट। एक नार्को सैटेलाइट बनाया था अमेरिका ने, और वो नार्को सैटेलाइट अमेरिका ने बनाया था 1994 या 5 में, ये कहानी है। और वो सैटेलाइट को ऊपर छोड़ दिया। सैटेलाइट की खासियत इतनी तगड़ी थी, उस समय की बात कर रहे हैं, अब तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे हो गई है। 1995 में सैटेलाइट तुम्हारे घड़ी की सुइयां देखता था वो, इतनी तगड़ा कैमरा लगा था उसमें, सुइयां तक बताता था वो, यहाँ पर सुई है और इतना टाइम तुम्हारे घर में हो रहा है, तुम्हारे घड़ी में, हाथ वाली घड़ी में, बस समझे, इतना तगड़ा सैटेलाइट था। और नार्को सैटेलाइट को लगभग वो इंडिया में तैनात कर दिया था, इंडिया के ऊपर ही तैनात कर दिया था, हाँ, देखने के लिए कि इन लोग क्या करता है। तो उसी टाइम हुआ था यूँ कि कश्मीर वाला मुद्दा भड़क रहा था 1999 में, है ना। तो कश्मीर वाला मुद्दा उधर कर करके इधर हम लोग परमाणु विस्फोट किए थे, लगातार 3 विस्फोट किए थे। तब उस समय अटल बिहारी वाजपेयी पीएम थे, हाँ, और वो परमाणु विभाग में थे अब्दुल कलाम, 2002 में अथी बने, है ना, परमाणु विभाग में थे। तो एक धमकी दिया था अमेरिका ने, है ना, कि अब लड़ाई हम छेड़ देंगे, अब तो मैन टू मैन तो आर्मी लड़ नहीं सकते हम उससे। तब इधर से भी एक धमकी दिए थे, कोई टेंशन नहीं, परमाणु बम का टेस्ट अभी अभी किए हैं, पटक दो देखने हो जाएगा वो पीएम जबरदस्त थे। उसी के जैसे थे एक पीएम और हमारे यहाँ, लाल बहादुर शास्त्री, हाँ, जिनकी मृत्यु हुई थी ताशकंद में, हाँ, सेम टू सेम ऐसे एग्रेसिव पीएम थे सब। PL5 या PL7 करके गेहूं आता था हमारे यहाँ, पहले गेहूं के मामले तो हम लोग थोड़ा से, फसल के मामले थोड़ा से कम में थे, है ना। तो उसी टाइम जब पाकिस्तान अटैक किया था ना 65 वाला वार में, तो उसी टाइम बोले थे कि पाकिस्तान, तो पाकिस्तान भागते हुए कहाँ जाता है, अमेरिका हमेशा। तो अमेरिका ने धमकी दिया था कि अगर वार नहीं रोकोगे तो हम तुम्हारे जो गेहूं का सप्लाई है वो बंद कर देंगे। तो वो गेहूं का सप्लाई बंद कर देते, बोला कि ठीक है, हम लोग एक दिन भूखे फास्टिंग कर लेंगे, ऐसे भी तो फास्टिंग करता ही हमारे यहाँ। लेकिन कल तक पाकिस्तान दिखेगा नहीं, धमकी ये भी था कि कल तक पाकिस्तान दिखेगा नहीं फिर मैप पे, समझ लेना है। हाँ, पाकिस्तान अगले दिन का सूर्यास्त, हाँ, फिर लास्ट में फिर बहुत मिन्नतें की, फिर वहाँ के राष्ट्रपति थे शायद वाशिंगटन या जॉर्ज बुश करके उसके सीएम थे, जॉर्ज बुश बाद में हुए हैं, अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे, उस समय 65 में थे, पता नहीं ध्यान नहीं आ रहा है, अच्छे ही थे बेचारे, मतलब मत मिलता था दोनों का। तो फिर लास्ट में मिन्नतें की कि गलती हो गई। उसमें थे नवाज शरीफ, पाकिस्तान के नवाज शरीफ, है ना, उसमें विदेश मंत्रालय में थे वो, उनको कुछ पता ही नहीं था। और ये जो थे उस समय एक और था, जर्नल कोई था, भूल रहे, वो जर्नल ही अटैक करवा दिया था भारत पे,
बाद में उसको फांसी दे दी गई। वहाँ का कल्चर आज से नहीं रहा है, 65 से ही रहा है वहाँ कल्चर की। वहाँ का पीएम जो बनेगा वो लास्ट में, है ना, वो मरेगा कैसे, तो जेल में ही मरेगा, या फिर उसको बम से उड़ा दिया जाता है। क्योंकि वहाँ का मेन जो शासन चलाता है ना पाकिस्तान का, वो जनरल चलाते हैं। वहाँ का पीएम का रोल कोई है ही नहीं, पीएम मंत्रिमंडल उसमें है ही नहीं। वहाँ का एक वो कौन सी एलटी बोल रहे हैं, वो क्या है पाकिस्तान के, वो अभी जेल में तो लगे इमरान कुछ नाम से। हाँ भूल रहे हैं, इमरान खान, इमरान खान जेल में है ना अभी। जेल में डाला है, हाँ। सही बात है। एक उस वहाँ का जनरल का नाम है अभी आसिफ मुनीर, इसके पहले थे बाजवा, एक जनरल थे बाजवा, अभी ये आसिफ मुनीर है जो वहाँ का पूरा शासन संभाल रहे हैं। और वहाँ का जनरल क्या करता है, जनरल वहाँ पर जनरल बना, उसके बाद कमाया, मतलब लूटा, लूटने के बाद सीधा दूसरा देश में शिफ्ट हो जाता है। अभी बाजवा जो है इंग्लैंड में शिफ्ट होकर बैठल है। हाँ, आगे सब उसके पहले सब वहाँ के लगभग जो पीएम है वो मारे ही जाते हैं या फिर उनको जेल में डाल जाता है। उसके पहले नवाज शरीफ थे, उसके पहले एक भुट्टो थी, नाम सुने होगा आप लोग, है ना। आप लोग मूवी देखे हो ना धुरंधर, हाल फिलहाल में एक मूवी आई है धुरंधर, एक बलूचिस्तान की जगह है, वहां पर की कहानी है वो। हैं? पाकिस्तान से, भारत पाकिस्तान से, पाकिस्तान से 47 में, 1965 में, 1971 में, 1999 में। हाँ हाँ, 4 युद्ध पाकिस्तान से हुआ है, चारों के चारों जीते। 71 वाला तो बेइज्जती करके हराया है, उसमें तो 93,000, तब ना बोलते थे। अभी जो पाकिस्तान है कारगिल वार बोलते हैं उसको। हाँ हाँ हाँ, 99 नहीं, 71 में सिलेंडर के होते हैं, 71 में, 93,000 ना, 93,000 ना, 93,000 सेना जो हाँ सिलेंडर के थे जो ना, वो एक सिनेमा करते हुए फोटुआ है वो ना, 71 वाला वो कहानी। हाँ, 99 बराबर को बोलते हैं कारगिल वार। आप लोग मूवी देखे होगा एलओसी कारगिल, है जरा बम्मा छोड़ता है सनी देओल, एलओसी कारगिल मूवी देखे हो ना। हाँ, वो मूवी है कारगिल वार पे। सब पाकिस्तान से हुआ था। हाँ, सब पाकिस्तान से हुए, सबके सब जीते हैं। वहाँ वाला के किताब में पढ़ते हैं कि हम लोग जीते हैं। हाँ, देखो 1947 में क्या हुआ था, कहानी सुनाते हैं। जब बंटवारा हुआ तो बंटवारा होने के पश्चात हुआ क्या कि हमारे 4 राज्य थे, है ना, जो बदमाशी कर रहे थे, है ना। एक यहाँ पे था, नीचे में था, एक नाम था उसका क्या बोलते हैं, हैदराबाद। एक इधर में था, एक राज्य था उसको बोलते हैं गोवा जो पहले बाद में, है ना। उसके बाद एक राज्य था यहाँ पर जम्मू कश्मीर, जो पूरा लद्दाख को कवर करती है ना। और एक राज्य था, है ना, बोलते हैं उसको जौनपुर का इलाका था, यूपी वाला, है ना वो। तो 4 राज्य में जौनपुर तो अपना मिल गया, है ना। हाँ, नहीं जौनपुर में हिंदू ज्यादा थे तो वहाँ तो मिल गया। फिर आई बारी किसकी, गोवा की। गोवा वाले तो पुर्तगाली लोग थे, तो वो तो 1961 में गए बाद में, है ना। 2 का मामला सुलट गया था। तीसरा मामला, सबसे बड़ा मामला आ रहा था, सबसे बड़ा राज्य में था हैदराबाद, है ना, हटने को तैयार ही नहीं था। तो वहां से फिर वहां का मेन सपोर्ट मिल रहा था किससे, कि एक पाकिस्तान जो यहाँ बना था ना, बांग्लादेश जो है एक पाकिस्तान, उससे इसको पूरा का पूरा सपोर्ट मिल रहा था, बगल में है ना, सपोर्ट मिल रहा था। तो इसीलिए वो हटने को रेडी नहीं था, तो इसको फिर पुलिस कार्रवाई के द्वारा हटाया गया था, है ना। मेन कहानी है इसका जम्मू कश्मीर का। इसमें एक व्यक्ति थे, उसका नाम था शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला का नाम सुने हो? हाँ, शेख अब्दुल्ला के बेटा फारूक अब्दुल्ला। और फारूक अब्दुल्ला के बेटा वर्तमान का जो जम्मू कश्मीर सीएम है उमर अब्दुल्ला, नाम सुने हो? वर्तमान में जम्मू कश्मीर का सीएम है उमर अब्दुल्ला के दादाजी शेख अब्दुल्ला, है ना। वहां पर एक राजा थे, राजा जय सिंह, है ना, वही थे ना, राजा जय सिंह जब आए हमारे यहाँ, जब वो जैसी बोले कि हम ना पाकिस्तान में मिलेंगे ना हिंदुस्तान में मिलेंगे। उनको एक डर था क्या, कि पाकिस्तान में मिलेंगे तो पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है, हमको राजा रहने नहीं देगा। भारत में मिलेंगे तो भारत कौन सी कंट्री है, लोकतांत्रिक कंट्री है, तो यहाँ राजा हमको रहने नहीं देगा। बोले हम तरह से रहते हैं, लेकिन बाउंड्री वाला इलाका है ना, वहां पर दिक्कतें होगी। वहीं पर एक व्यक्ति आता है जो विदेश से पढ़ के आया है, उसका नाम है शेख अब्दुल्ला, विदेश से पढ़ के आया है। तो स्टार्टिंग प्रायोरिटी थी इसका नौकरी, इसको उस हिसाब से नौकरी नहीं मिल रही थी। रीजन कि वहां पर राजा हिंदू थे और ये मुस्लिम था, बात समझे, कहानी ये चली। लेकिन हाँ तो वहां क्या हुआ कि वहां पर शेख अब्दुल्ला को नौकरी नहीं मिल रही थी,
नौकरी नहीं मिलने के दरमियान हुआ यूँ कि वो एक तरह से विद्रोह कर दिए। अब विद्रोह मतलब नॉर्मल आंदोलन कर दिए। पहला मोटिव था इनका कि हमको, जब हम मुस्लिम हैं तो मुस्लिमों को कहानी क्या थी कि हमको अपने योग्यता के अनुसार नौकरी दिया जाए। लेकिन जैसे वक्त बदलता है, जज्बात बदलते हैं, बोलते हैं ना उसे, कहानी वाली वही बात हो गई। पाकिस्तान से उनको कुछ फंडिंग हुआ, जो 50 करोड़ दिए थे ना बंटवारा में, उस 50 करोड़ से फंडिंग हुआ। 50 करोड़ में एक ही बीट दिए थे, 25 ही करोड़ दिए थे हम लोग। 100 करोड़ हमारे पास था, 50 करोड़ दिए थे, 25 करोड़ दिए थे और 25 करोड़ और हमको देना था। तो नेहरू जी रोक लिए थे और उसी के लिए गांधी जी अनशन किए थे, बात समझे। और वो 25 करोड़ से क्या किया कि वो जो सेकेंड वर्ल्ड वार में जो यूज हुआ था, हथियार वगैरह, तोप वगैरह, बात समझे, अमेरिका से वो खरीद लिया। कौन? पाकिस्तान, बात समझे, 25 करोड़ से। इसीलिए 25 करोड़ को नेहरू जी रोक लिए। नेहरू जी यहाँ पर अच्छा काम किए थे, रोक लिए 25 करोड़ का बीट जो है ना, रोक लिए। गांधी जी वहाँ पर बीच में जानते हैं अनशन करते थे, है ना, काहे नहीं देगा, दे दो, देना ही है। हाँ, अब उनके अनशन के सामने सब लोग झुकते भी थे, है ना, प्रॉब्लम यही था। तो 25 करोड़ देना पड़ा और गांधी जी तो निकलने को निकल लिए, है ना, लेकिन यहाँ पर झोंक दिया हम लोग को। अब वहाँ पर क्या हुआ कि सेना जो है, अंग्रेजों ने अपने साथ पास ही रख लिया था। सेना की लड़ाई थी ही नहीं 47 वाली, सेना पे सेना लड़ी नहीं थी, क्योंकि सेना जो है अंग्रेजों के पास था। सेना को कंट्रोल कौन कर रहा था? अंग्रेज। लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ के थे, है ना, वहाँ के अली जिन्ना बने हुए थे, तो वो दोनों कंट्रोल कर रहे थे। तो बोले कि ठीक है, सेना टू सेना लड़ाई नहीं होगी। इसने क्या किया कि वहाँ की पुलिस को उतार दिया वहाँ की घाटियों में। जो वर्तमान में घाटी हुआ था ना, पहलगाम घाटी, वैसी बहुत सारी घाटियां हैं। तो घाटियों के गांव में क्या किया कि सेना को नहीं, मतलब पुलिस को उतार दिया और वही हथियार नॉर्मल जो AK-47 टाइप का था, है ना, उसको लेकर उतार दिया। सारे बच्चों बूढ़ों को मारना शुरू कर दिया, बात समझे। इनको लग रहा था जैसे को कि हम इसको रोक लेंगे, मतलब क्योंकि हमारे पास सेना है। लेकिन इनको प्रॉब्लम ये हो गई कि इनकी सेना में ज़्यादातर लोग मुस्लिम थे। पलट गए, वहीं पर ये कहानी इनका समाप्त हो गई। 75% मुस्लिम पलट गए, बाकी जो मुस्लिम थे पठान टाइप के, है ना, कुछ अलग मुस्लिम कास्ट वाले, तो वो नहीं पलटे, उनको मार दिए गए। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर हुआ यूँ कि जो आंदोलन शुरू हुआ था लेकर के कि हमको नौकरी चाहिए, वो आंदोलन बदल गया कि हमको अब कश्मीर चाहिए। बात समझे। शेख अब्दुल्ला का एक लोभ दिया गया था कि अगर आप हमारे साथ रहोगे तो आपको पाकिस्तान का PM बना देंगे। बात समझे। बिना लोगों तो कुछ होता नहीं कुछ है, तो पाकिस्तान के हम PM बना देंगे। राष्ट्रपति तो एक क्लियर है वो, लेकिन PM बना देंगे। तो बोले ठीक है, नहीं समझे। तो इसी लोग पाकिस्तान वाले कहते कि हमको कश्मीर दिला दो, तुमको पाकिस्तान का PM बना देंगे। तो अब देखो, जो व्यक्ति का नौकरी नहीं लग रहा है उसको PM बनाने की बात आ रही है, तो पलटेगा ही पलटेगा, है ना। और इसका शेख अब्दुल्ला का वक्ता अच्छा था, वक्ता मतलब कहने का बोलता बढ़िया था, मतलब लुभा लेता था लोगों को, मोदी जी जैसा, नहीं समझ, सामने लुभा लिया, उसी टाइप का व्यक्ति था वो। बोला ठीक है, बोला कि अच्छा बात है, हम करेंगे काम। तो बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान की तरफ मिलाना शुरू भी कर देते, घाटियों वाले लोगों को। जब वर्तमान में POK है, POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, वहां से सेना घुसी तो यहाँ फिर आया। आने के बाद फिर मतलब अंदर तक घुस ही गया था। तब यहाँ पर फिर वही लॉर्ड माउंट में फिर लास्ट में एक व्यक्ति जाते हैं, उनका नाम है मानिक शाह फिर जाते हैं। जाने के बाद फिर, है ना, बोलता है कि अगर सेना नहीं आती है भारत की तो हम गोली मार लेंगे। तब यहाँ पर नेहरू जी लॉर्ड माउंटबेटन को कहते हैं सेना भेजिए। तो बोलते हैं अगर सेना भेजेंगे तो युद्ध हो जाएगा। अभी युद्ध नहीं शुरू हुआ है, सेना भेजेंगे तो युद्ध शुरू हो जाएगा, हमको UNO में जवाब देना पड़ेगा कि हमने सेना भेजी। बोले वहाँ जवाब दे लेंगे, बोले सेना भेजिए। तो वही सेना भेजते भेजते तब तक वो POK वाला इलाका जो है, वर्तमान में जो वहाँ पर 8 सीटें को, अभी वर्तमान में 8 विधायक को सीटें को वहाँ पर आरक्षित कर दी गई है इस बार अमित शाह के द्वारा। नहीं सॉरी, 11 सीटें को वहाँ पर आरक्षित कर दी गई है। वो POK लास्ट में चला गया हाथ से। और वो POK देखो वर्तमान में हर बार POK में बात आती है। और हम लोग जब POK करता क्या, POK कोई जगह नहीं है, POK में घाटियां हैं। वहाँ पर गांव 1-2 छोटे छोटे हैं, मतलब 10-15-20 घर का गांव है। बाकी वहाँ पर लोग आतंकी लोग बसाता है मेन POK में। अब होता यूं है कि इस बार जो हम लोग सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, ना, आप लोग सुने होंगे, सर्जिकल स्ट्राइक मूवी देखे होंगे। तो उसमें पाकिस्तान बात लेकर कहता है कि हमारे ऊपर हमला किया गया। तो हमारे यहाँ के वर्तमान में कौन है, अजीत डोभाल, नाम सुने होंगे इनका, अजीत डोभाल वर्तमान में UNO में जवाब भी दिए थे कि हमने तो अपने घर में हमला किया है ना, तुम्हारा क्या दिक्कत, मतलब हमने POK में हमला किया, POK हमारा है। तो बोलता नहीं POK हमारा है। तो बोला कि वहाँ पर आतंकवादी पर हमला किया है। तो बोलता POK हमारा नहीं है। पाकिस्तान की प्रॉब्लम दोनों के दोनों तरफ से हो रही है, बस माई। तो यह POK मामला, जब तक उल्टा नहीं है। लेकिन वहाँ पर गाँव भी नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ पे,
और पता नहीं कैसे चुनाव कराने के लिए 11 सीट भी आरक्षित हो गई हमारे 11 विधायक भी वहां से चुने जाएंगे। लेकिन वहां पर गांव है, ऐसा नहीं है 10-15 गांव ना, ऐसी टुकड़ियां हैं जो छोटे छोटे है ना, समझे, एक घर वहां, अगला घर वहां, अगला घर, बेसिक 20 गांव का ऐसे एक घर। हाँ वो घाटियां, लेकिन घाटियां में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, घाटियों में इंपॉर्टेंट क्या है, तो घाटियां सबसे इंपॉर्टेंट है। वो घाटियां जो है वहां पर छुपने की सबसे अच्छी जगह है आतंकवादियों को, वहां पर मारना मुश्किल है। एक घर अगर यहाँ पे है तो वहां पर पूरा तुमको लोकेशन देखना पड़ेगा कि आतंकवादी का घर है। देखो हमारे जो मिलिट्री होते हैं वो मिलिटेंट को मारते हैं, मिलिटेंट मतलब आतंकवादी को मारते हैं, और सबको पूरा का पूरा क्लियर करके मारते हैं कि वहाँ पर आतंकवादी है कि नॉर्मल घर है या फिर नागरिक रह रहे हैं, बात समझे, नागरिक तो मारना नहीं है। हाँ तो दिक्कत यही हो जाती है, तो आतंकवादी को लोग वहीं छुपाते हैं, पीओके में ज़्यादातर लोग। हाँ मिलाओ सेट। हाँ कौन से लिया राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट का पर्सन